हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन का एक महत्वपूर्ण टेस्ट जो सीटेट के विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये टेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड है। पिछले एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न भी इस वीडियो में समाहित किए गए हैं। देर न करते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस में ज्ञान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है? देख लेते हैं। ए है शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी, बी है शिक्षकों के ज्ञान के साथ बच्चे के ज्ञान का संबंध, सी है कक्षा के बाहर ईवीएस सीखना, डी है बच्चे के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना। अब आपको ये बताना है इनमें कौन सा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लगा लीजिए इसका आंसर, फिर हम आपको बताते हैं। चारों मैंने बता दिए हैं। ऑप्शन ए है केवल डी बहुत महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी है केवल ए बहुत महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी है केवल ए और डी बहुत महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी है ए सी डी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए एक एक करके देख लेते हैं। जो ए है शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर विद्यार्थी सक्रिय नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, तो क्या रहेगा, वो ईवीएस ज्ञान निर्माण नहीं कर पाएगा, जल्दी ईवीएस नहीं सीख पाएगा। दूसरा है शिक्षकों के ज्ञान के साथ बच्चे के ज्ञान का संबंध, ये बात कुछ सही नहीं लग रही है। सी वाला देख लेते हैं, कक्षा के बाहर ईवीएस सीखना, ये भी सही है। बच्चे कक्षा में भी ईवीएस सीखते हैं, कक्षा के बाहर भी ईवीएस सीखते हैं। और डी है बच्चे के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका जो सही है वो ए, कौन कौन सा सही है, ए सी डी, ऑप्शन डी सही हो गया आपका। ऐसे ही आपको टुकड़ों में तोड़ना है सीटेट के एग्जाम में, तभी आप एग्जाम में 30 में से 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़े होते हैं, वहां पे बच्चा घबरा जाता है। और कई लोगों की सोच ये हो गई है कि ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन जो बड़ा वाला होगा उसे हम टिक लगा देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप पढ़े हैं, आपने उस एग्जाम का फॉर्म भरा है, तैयारी कर रहे हैं, तो उसे ध्यान पूर्वक क्वेश्चन सॉल्व करें, तब जाके आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और आप फिर सुपर टेट भी दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो टेट में और सी टेट में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लाइकेन किसका प्राकृतिक सूचक है? लाइकेन जो होता है वो किसका प्राकृतिक सूचक होता है? ऑप्शन ए है जल प्रदूषण का, ऑप्शन बी है मृदा प्रदूषण का, ऑप्शन सी है वायु प्रदूषण का, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आप बताइए किसका सूचक होता है? इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण का ये सूचक होता है। इसमें एक लाइन पढ़ लीजिए, नीचे जो लिखी हुई है, लाइकेन थैलोफाइट प्रकार की वनस्पति है, यह कवक तथा शैवाल, फंजाई और एल्गी दोनों से मिलकर बनता है। क्या लाइकेन जो है वो मिश्रित प्रजाति है जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है, और ये कौन सी वनस्पति है? तो थैलोफाइट प्रकार की वनस्पति है। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, हमारे देश के नीचे दिए गए किन 2 राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन कौन कौन सा है? इडली है, बड़ा है, डोसा है, सांवर है, नारियल की चटनी है। समझ गए होंगे दोस्तों, ये कौन कौन से राज्यों में ज्यादा पसंद किया जाता है। ये साउथ इंडियन भोजन है। अब आप देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें टॉपिक, कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला देख लीजिए, तेलंगाना, गुजरात में नहीं खाया जाता है, ये गुजरात का नहीं है, यहाँ पे ये गलत हो गया, आपको ऐसे ही तोड़ना है एग्जाम में, ठीक है ना। दूसरा है ओडिशा आंध्र प्रदेश, ओडिशा आंध्र प्रदेश को छोड़ दीजिए, अभी देखते हैं इसका ओडिशा आंध्र प्रदेश है कि नहीं। सी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, हाँ जी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का ये लोकप्रिय, मतलब बहुत ज्यादा प्रिय भोजन है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। गोवा और केरल भी इसका गलत है। तो सबसे ज्यादा अगर लोकप्रिय देखा जाए तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में खाया जाता है इडली, बड़ा, डोसा, सांभर और नारियल की चटनी। साउथ इंडियन भोजन है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवरों के समूह को चुनिए। देखिए आपको 2 जानवरों के समूह को चुनना है, इनमें से देख लेते हैं क्या क्या है उनकी विशेषता। जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, मतलब हमेशा बढ़ते रहते हैं।
अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते हैं व काटते रहते हैं। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन से वो दो जंतु हैं, दो जानवर हैं जिनके दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं और दांत ना बढ़े इसके लिए वो क्या करते हैं, वस्तुओं को कुतरते हैं और काटते हैं। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है छिपकली और गिलहरी। ये छिपकली और गिलहरी, क्या ये सही है? ऑप्शन बी छिपकली और कछुआ, ये दोनों काट दीजिए, दोनों गलत हैं। छिपकली के दांत ऐसे नहीं होते और कछुआ के भी ऐसे दांत नहीं होते। तीसरा है सांप और गिलहरी, ये भी काट दीजिए, ये भी गलत है। क्या बचा आपका? चूहा और गिलहरी। ये दो ऐसे ही जानवर हैं जिनके दांत बढ़ते रहते हैं। उन दांतों को बढ़ने को कम करने के लिए ये कुतरते और काटते हैं। ठीक है ना, चूहा और गिलहरी राइट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है। अब आपको देखना है ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन का विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया था। एक बालिका आई है कैंप में और उसने अपना ये स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन सा है। मैं उस शहर से आई हूं, वो कह रही है मैं उस शहर से आई हूं जो एक पहाड़ी सत्र है। ठीक है ना, तो ये बात तो क्लियर है कि वो उस पहाड़ी इलाके से आई हुई है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। तो आपको ऑप्शन में ये देखना है जहां बर्फ पड़ती है वो वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। यह शहर देश के किस भाग का होना चाहिए? ये एनसीईआरटी बेस्ड का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट दिए रहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इन चार में से ये कौन सा शहर है जिसका जिक्र ये बालिका कर रही है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। देखिए आप चार में से एक तो पहले यहां से काटिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बर्फबारी नहीं होती है। भाई वर्षा तो होती है, ठंडी भी पड़ती है और इतनी ठंडी पड़ती है कि धूप में बैठने से अच्छा लगता है, लेकिन बर्फबारी नहीं होती, तो ये तो काट दीजिए। अब चार हैं, ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, आपने सी उत्तर प्रदेश काट दिया होगा और डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जहां पे लकड़ी और पत्थर के घर बनते हैं तो हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। याद कर लीजिए, ये दो बार एग्जाम में 2015 में 2022 में ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन आया है। आपको याद करना है ये सही आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 केमिस्ट्री से है, साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईवीएस का जो पेपर होता है प्राइमरी लेवल का जिसमें साइंस ना दिया गया हो। ठीक है ना, वहां पे साइंस इसलिए डाल देते हैं, स्पेशल साइंस वाला तो पेपर नहीं होता है, उसमें ईवीएस के साथ साइंस डालते हैं कि बच्चे साइंस के बारे में भी ज्यादा थोड़ा बहुत जानकारी रखें। ठीक है, इसलिए वहां पे विटामिन है, भोजन एवं पोषण वाला टॉपिक इसमें डाल देते हैं, जल डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी साइंस का है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कांस जिसे ब्रांज कहा जाता है के बारे में सही कथन चुनिए। तो आपको इसको सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए है यह टिन और जस्ता की एक मिश्र धातु है। तो ये बात तो क्लियर है कि जो कांस होता है, ब्रांज जो होता है, वो एक मिश्र धातु है। ये बात तो क्लियर है। ठीक है ना, आपको किस किस की मिश्र धातु है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है टिन और जस्ता की मिश्र धातु है। ऑप्शन बी है यह एक यौगिक है, तो ये तो कट ही गया है, हमने आपको अभी बताया कि वो मिश्र धातु है। ठीक है ना। ऑप्शन सी है यह तांबा और टिन की मिश्र धातु है। ऑप्शन डी है यह तांबा और टिन की समांगी मिश्रण है, तांबा और टिन का समांगी मिश्रण है। ठीक है ना, तो आपको इसका सही आंसर जानते हैं क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, यह तांबा और टिन की मिश्र धातु है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2022 सीटेट में ही एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, आप इसे भी याद कर लें। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए भारत के भूगोल से सीटेट में कई एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक ये भी क्वेश्चन इसमें रखा गया है। देख लेते हैं क्वेश्चन। हमारे देश में डैश केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं ये आपको बताना है।
ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित वर्तमान में है। 2019 में जम्मू कश्मीर, देखिए 2019 में धारा 370 खत्म की गई थी और वहां पर जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया था। पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बनाया गया और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश क्या बनाया गया था? लद्दाख बनाया गया था। ठीक है, तो टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए दोस्तों? तो हो गए आपके 8। 8 के नाम हम आपको बताए दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा आप कौन कौन से हैं। 8 के नाम बताए दे रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो आपको समझ में आ गया, J&K और लद्दाख। ठीक है, फिर अगला लिख लीजिए चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है। फिर दिल्ली लिख लीजिए, चौथा लिख लीजिए दिल्ली। 5वां लिख लीजिए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप 5वां हो गया। 6वां आप लिख लीजिए पुदुचेरी, पुदुचेरी हो गया 6वां। अंडमान निकोबार लिख लीजिए, 7वां हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 7वां हो गया। और आपको हम बता दें, पहले दादर नगर हवेली और दमन द्वीप अलग था, फिर इसे एक साथ जोड़ दिया गया। तो दादर नगर हवेली दमन द्वीप पूरा एक ही नाम है, ये 8वां हो गया। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप एक ही नाम हो गया अब, दादर नगर हवेली दमन द्वीप। ठीक है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे है, छऊ नृत्य कौन सा नृत्य है? ये छऊ नृत्य किस राज्य के आम लोगों का लोक नृत्य है? आपको बताना है छऊ जो है इन 4 ऑप्शन में किस राज्य के लोगों का लोक नृत्य है। तो आपको हम एक चीज बता दें छऊ नृत्य के बारे में कि ये जो नृत्य है या कोई सा भी लोक नृत्य होता है वो स्पेशल एक राज्य में नहीं होता है, आसपास के राज्यों में भी वो क्या होता है? वो नृत्य चलता है। ठीक है ना, तो आपको ये देखना है इन चारों में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें छऊ नृत्य होता है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है मिजोरम। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग लगा लीजिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़ का ये छऊ। अब इसके अलावा कहाँ कहाँ ये छऊ नृत्य होता है? अगर ऑप्शन में छत्तीसगढ़ ना होता तो आप क्या लगाते? तो लगा लीजिए उड़ीसा, उड़ीसा में भी ये नृत्य होता है, उड़ीसा लगा लीजिए। झारखंड, उड़ीसा के अलावा झारखंड और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर ऑप्शन में छत्तीसगढ़ के अलावा इन 3 में से कोई एक और होता तो आप उसे आंसर लगाते। ठीक है ना, आपको हम बता दें कि ये जो पश्चिम बंगाल जो मार्शल आदिवासी और लोक मूल के साथ एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है ये छऊ नृत्य। ठीक है, तो आपको कहाँ कहाँ हो रहा है? ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल 4 राज्यों में ये नृत्य होता है छऊ नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधों जैसे बांस, घास, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती है। ये बच्चों को इन सब का वीडियो दिखाती है शिक्षिका, और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा भी करती है। ठीक है, तो आपको कई प्रकार के पेड़ दिखा रही हैं ये टीचर, और सभी पेड़ के आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में ये कक्षा में चर्चा भी कर रही हैं। इस गतिविधि में उससे उपर्युक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है डैश की तरफ। किसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना है विद्यार्थियों के, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है पौधों के भागों की तरफ, ऑप्शन बी है पौधों और पेड़ों के बीच अंतर, ऑप्शन सी है आपका पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता, ऑप्शन डी है मानव के लिए पौधों का महत्व। ठीक है, तो आप इसका सही आंसर क्या लगाएंगे अपने हिसाब से? तो आपका सही आंसर देखिए, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में दिखा रही है ये वीडियो में,
और आपको ये भी बता रही हैं कि पेड़ का आकार कैसा है, पत्ते कैसे हैं, तने कैसे हैं, और फूलों के बारे में भी बता रही हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता, कि कौन सा पेड़ किस टाइप का होता है, ये भिन्नता आपको स्वाति मैम बता रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे, एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए, समूह बनाने के लिए निम्न में से किन मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको बताना है कि जो शिक्षिका हैं, ये जो शिक्षिका हैं वो गतिविधि आयोजित करने के लिए, समूह बनाने के लिए कौन से मानदंड पे ध्यान रखेंगी, वो देखना है। ऑप्शन ए है, उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहकरण करें। ऑप्शन बी है, लिंग के आधार पर, मतलब बालक और बालिकाओं का अलग अलग समूह निर्धारित कर दें। ऑप्शन सी है, पूरी कक्षा में से जितने समूह बना सकें बना लें। तो पहली बात तो आपको हम बता दें, जो शिक्षा होती है वो लिंग के आधार पर आप भेद नहीं कर सकते हैं, तो बी और सी आपके पूर्ण रूप से गलत हो गए। पूरी कक्षा में जितने समूह हैं बना लें, मतलब दो दो बच्चों के भी आप समूह बना लें, ये कौन सी बात हुई। तो ये बी और सी दोनों गलत हो गए। ठीक है ना। अब कौन से बचे, ए और डी बचा है, तो डी पहले पढ़ लेते हैं। समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। तो ये कुछ सही लग रहा है। ऑप्शन ए पे फिर से चलते हैं, उसी संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहकरण करें। तो संज्ञानात्मक स्तर तो यहाँ पे गलत हो गया, तो ए गलत हो गया। आपका क्या बचा, ऑप्शन डी बचा है। आपको ऐसे ही एग्जाम में तोड़ना है सीटेट के। आप देखिए आपके 30 में से 30 क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने अभी आपसे बात की थी इंडियन ज्योग्राफी की। मैपिंग से ये क्वेश्चन पूछा गया है, 3 राज्यों का ऐसा समूह जिसके किसी किनारे पर अरब सागर है। तो अरब सागर के तट पे ये राज्य हैं, इन राज्यों को आपको बताना है। ऑप्शन ए है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल। तो आप ऐसे नहीं समझेंगे, इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए आपको हम मैप दिखाते हैं। चलिए मैप देख लेते हैं। देखिए आपको हम बता दें, मैप में ये अरब सागर है। अरब सागर समझ गए, जहां पे हमने ग्रीन कलर से रिंग किया है, ये वाला अरब सागर है। तो आपको ये बताना है इन चारों में से कौन से ऐसे राज्य हैं जो अरब सागर के तट पर हैं। तो देख लीजिए ये केरला है, केरला अरब सागर के तट पर है। ऑप्शन ए में बात कर रहे थे, केरला अरब सागर के तट पर है। उसके ऊपर कर्नाटका अरब सागर के तट पर है, और उसके ऊपर महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए सही हो गया। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। केरला आपने देख लिया, कर्नाटक देख लिया, और आंध्र प्रदेश इस साइड है जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी के तट पर है। ठीक है ना। और ऑप्शन सी में उड़ीसा आ गया, ये भी बंगाल की खाड़ी के तट पर है। और ऑप्शन डी में पश्चिम बंगाल आ गया, ये भी बंगाल की खाड़ी के तट पर है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसके लिए आपको डिटेल मैपिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य परिरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। देखिए अब तो पेपर ऑफलाइन है, अभी ऑनलाइन पेपर था तब ये समस्या थी कि आप इसे नहीं पर टच नहीं कर सकते थे। अब ऑफलाइन पेपर है, सबसे पहले आप नहीं को क्रॉस कीजिए एग्जाम में। ठीक है, नहीं को हाईलाइट कर लीजिए कि इसमें नहीं पूछ रहा है। ठीक है, आप देख लीजिए, आपको इसमें देखना है खाद्य परिरक्षण। अब खाद्य परिरक्षण क्या होता है इसके बारे में पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। तो खाद्य परिरक्षण भोजन को खराब होने, भोजन विषाक्तता और भोजन के सूक्ष्म जैविक संदूषण को रोकने की एक तकनीक है। भोजन को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए खाद्य संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो भोजन को काफी लंबे समय तक रखने के लिए खाद्य परिरक्षण किया जाता है। अब इसमें कौन सा प्रदान नहीं करता है ये देखना है। ऑप्शन ए है सेव जैम। सेव
और जैम का मतलब यह है कि सेब से जो मुरब्बा बनाते हैं वो कई दिनों तक रखा जा सकता है। दूसरा है दूध पनीर। तो दूध से तो पनीर बनाते हैं, लेकिन एक चीज और बता दें कि आप 3 दिन तक पनीर को बाहर रख दीजिएगा। जैसे आप जैम को 2 दिन तक बाहर रख दीजिए, वो चल जाएगा। 10 दिन तक रख दीजिए, चल जाएगा। लेकिन पनीर को आप 2 दिन तक बाहर रख दीजिए फ्रिज के बाहर, तो वो खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि खाद्य परिरक्षण के सही ढंग को ये प्रदान नहीं कर रहा है दूध और पनीर। अगला देख लेते हैं कच्चा आम अचार। देखिए मौसम गर्मियों का है, इस समय कच्चा आम आ रहा है। उसका जो माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, वो कच्चे आम का अचार डाल देती हैं और सालों चलता है, 1 साल के लगभग वो अचार चल जाता है। ठीक है। दाल पापड़, दाल से भी पापड़ बना लेते हैं, पापड़ सुखा के रख लेते हैं, कई साल तक वो चल जाता है। ठीक है। तो सही आंसर इसमें क्या था? खाद्य परिरक्षण का दूध पनीर। क्या था? दूध पनीर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। रेत के टीले कहां पाए जाते हैं? रेत के टीले कहां पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो रेत जहां चलती है, आप पहले तो ये देखना है रेत कहां चलती है इन 4 ऑप्शन में। तो रेत के टीले वहीं बनेंगे जहां रेत चलेगी। ऑप्शन ए अबू धाबी अफगानिस्तान, अबू धाबी यूएई में है। ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान बांग्लादेश। ऑप्शन सी है बर्लिन राजस्थान। ऑप्शन डी है अफगानिस्तान इंग्लैंड। तो पहली बात तो हम आपको बता दें कि ऑप्शन सी बर्लिन, बर्लिन है इसमें, ये काटिए आप। यहां तो रेत के टीले नहीं मिलेंगे। इंग्लैंड में रेत के टीले नहीं मिलेंगे। ठीक है। और बांग्लादेश में रेत के टीले नहीं मिलेंगे। अब बचा क्या दोस्तों? बचा है अबू धाबी और अफगानिस्तान। मार दीजिए, सही आंसर है आपका ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं? ठीक है ना। बड़े बड़े तिकोने टेंट को क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। तो अब ये किस भाग में है, कौन से राज्य में है, आपको ये बताना है। ठीक है ना। ये किस राज्य में है आपको ये बताना है कि बड़े बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी है मेघालय। ऑप्शन सी है लेह और लद्दाख। ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर आप लोग लगा लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेह और लद्दाख में तिकोने टेंट को रेबो कहा जाता है और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। रट डालिए, सीटेट में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। पीछे भी ये क्वेश्चन आया है 2022 के पीछे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कन्नौज एक जिला है। भाई कन्नौज एक जिला है जो सभी जानते हैं, ये भारत में इत्र नगरी कहलाती है, इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य में? बहुत सरल क्वेश्चन है ये तो। कन्नौज जो जिला है वो इत्र नगरी कहलाती है, इत्र के लिए प्रसिद्ध है। और वह जिला भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है हरियाणा। ऑप्शन बी है उत्तराखंड। ऑप्शन सी है बिहार। ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर लगा लो। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का एक जिला है कन्नौज। विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और वीडियो का कंटेंट तथा सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप के टीचरों की मेहनत पसंद आ रही है, दिल से बोल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच जाएगी। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देते रहें कि हमें किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक तक आपको वीडियो बना के दे सकें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो इसी नाम से है, सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप के नाम से है, वो ज्वाइन कर लें। आज से आपको वीडियो की पीडीएफ उसमें मिलना शुरू कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि केंचुआ क्या होता है, किसानों का मित्र होता है। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, हर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुए को कहा जाता है। अब उसके बारे में ये स्टेटमेंट दिए रखे हैं ABCD में, वो आपको पढ़ के दिखाते हैं और आपको इसी के अनुसार आंसर भी लगाना है। ठीक है ना।
ये एग्जाम 2022 सीटेट में पूछा गया है। ऑप्शन ए है केंचुआ खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। बात तो सही है, छेद बनाते हैं और ये क्या करते हैं कि जो जमीन है उसी पोली कर देते हैं ताकि वायु और जल आसानी से मृदा तक पहुंच जाए, ठीक है ना, नीचे वाली मृदा तक पहुंच जाए। ऑप्शन इसमें बी वाला देख लेते हैं, केंचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं। ये भी सही है आपका, ये भी सही लगा लीजिए आप। वो अभी हमने आपको बताया केंचुआ किसान का मित्र है और वो क्या करता है, जमीन को पोली बना देता है, जिससे क्या हो जाता है, वायु और जल मृदा तक पहुंच जाता है। तो आपका कौन कौन से सही हो गए, आपके जो सही हो गए हैं वो हो गए आपके ऑप्शन, मतलब ए वाला पोर्शन सही हो गया और बी वाला पोर्शन सही हो गया। सी वाला देख लेते हैं, सी वाला क्या कह रहा है, केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाता है। तो ये तो खरपतवार जानते होंगे आप लोग, क्या होता है कि फसल के साथ साथ जो फ्री में कुछ ऐसे पौधे उगाते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जो पोषण फसल को मिलना चाहिए वो खरपतवार ले जाते हैं। तो केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं, ये तो गलत हो गया, तो आप इसे काट दीजिए। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं, तो ए और बी सही हो गया था, सी आपका कटवा दिया। डी देख लीजिए, केंचुए का मल मृदा को उर्वरक मतलब उपजाऊ बनाता है, तो ये बात भी सही है। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी है ए बी सी, सी काट दीजिए। ऑप्शन सी है ए सी डी, यहां पे फिर सी मिल गया तो सी काटिए यहां से। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या मिल गया, ए बी और डी, तो यही सही है, ए बी और डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीटेट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, जनवरी में जो एग्जाम हुआ था 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, नया क्वेश्चन बना था। 17 और 18 दोनों क्वेश्चन नए बने थे, आपको दोनों ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है ना। पहले इसके बारे में समझाएंगे हम, फिर इसके ऑप्शन बताएंगे, तब आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे हैं। मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे हैं। अब स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। पहले हम देख लेते हैं मिश्रित लर्निंग मोड क्या होता है। मिश्रित लर्निंग मोड जो होता है वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन टीचिंग देना, ठीक है ना। जो तभी क्या हो गया, वो मिश्रित लर्निंग मोड हो गया। अब ईवीएस के लिए देखना है, अब स्टेटमेंट देख लीजिए। ए वाला जो है, विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं। ये बात सही है कि विद्यार्थी इसमें कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकता है। मान लीजिए उसने बाहर पढ़ के आया वो गाय के बारे में, ठीक है, गाय के बारे में टीचर ने उसे बताया ऑफलाइन कि गाय ऐसी होती है, देख लिया उसने गाय के बारे में। अब छुट्टियां हो गई, अब गाय के बारे में टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो अब वो अगर वो बीच में विद्यार्थी ने ज्वाइन किया तो वो समझ जाएगा कि गाय क्या है, टीचर पहले भी बता चुका है कि गाय ऐसी होती है। तो विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं, ये बात सही है, तो सही इस पर टिक कर लेते हैं। दूसरा है, विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है। ये बात भी सही है कि विद्यार्थियों को शिक्षक, टीचर और अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करने को मिलता है जब वो एक दूसरे से ऑनलाइन चैटिंग पे रहते हैं। सी वाला है, विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। इसे रोक लेते हैं, इसे बाद में देखते हैं। डी वाला पहले देख लेते हैं। डी कह रहा है, विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधि में पूरा कर सकते हैं। सही बात है, तो डी वाला भी सही है। तो आप फिर से सी वाला देख लेते हैं कि विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो गलत है, उसे क्या पूरा अपना फोकस करना है, चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो नहीं इसमें लिखा है तो गलत हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, देख लेते हैं एक एक। देखिए सी गलत है, सी इसमें गलत है स्टेटमेंट। ये तो आप मान चुके हैं कि सी वाला क्या है, गलत है। अब देख लीजिए ऑप्शन ए बी और सी, इसमें सी आ रहा है, सी काटिए। बी वाले में देख लो ए सी डी, इसमें सी आ रहा है, काटिए। डी वाले में देखो उसमें भी सी आ रहा है, उसे काट दो। अब क्या बचा इसमें, ए बी और डी बचा है, ऑप्शन सी सही है इसका।
आपको ऐसे ही तोड़ना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने में सिंक्रोनस समकालिक शिक्षण की विशेषताएं हैं। अब ये क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जो है, तो आप समझ लीजिए ऑनलाइन टीचिंग जो है उसी के बारे में चर्चा कर रहा है। ये भी 2022 सीटेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था जनवरी में। अब ये जो ऑनलाइन जो टीचिंग है उसमें भी दो प्रकार का होता है टीचिंग। एक ऑनलाइन टीचिंग वो होता है जिसमें वीडियो रिकॉर्ड करके टीचर आप तक पहुंचाते हैं, जैसे हम आपसे कर रहे हैं, ठीक है ना, वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरा जिसमें लाइव क्लास टीचर देता है। तो जो सिंक्रोनस जो है वो लाइव क्लास है, बस इतना समझ लीजिए। अब आपको ऑप्शन लगाने हैं और आप सही आंसर इसका लगाएंगे। लाइव क्लास के लिए चर्चा कर रहा है ये, ठीक है। जो ऑनलाइन टीचिंग है उसमें लाइव क्लास के बारे में चर्चा हो रही है, बस आपको इतना ही याद रखना है क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है। अब ऑप्शन आप लोग लाइए अपने हिसाब से। ऑप्शन ए है विद्यार्थी किसी भी समय कक्षा में शामिल हो सकता है। गलत। लाइव क्लास में कक्षा में विद्यार्थी किसी भी समय में शामिल नहीं हो सकता, इसलिए 24 घंटे पहले लाइव क्लास का आपके पास मैसेज पहुंच जाता है कि 24 घंटे बाद यहाँ लाइव क्लास होगी, क्योंकि बच्चे उस समय अपना समय निकालकर उस लाइव क्लास को देख सकें, ठीक है। बी वाला जो है शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम हैं। चलिए इसे देख लेते हैं। ऑप्शन सी पहले देख लेते हैं। सी कह रहा है जब भी वे शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्य वस्तु मिल जाता है। क्या ये सही है? जब भी वे शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्य वस्तु मिल जाता है, ये गलत है, ये काटिए। ऐसा नहीं है जब भी कोई भी शामिल हो जाए तो ऑनलाइन की वस्तु, मतलब पहला क्वेश्चन निकल गया, वो 10वें क्वेश्चन पे आ गया, अब वो कहेगी सर हमें 10वां क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बता दीजिए तो मिल जाएगा उसे। नहीं, वो नहीं मिलेगा, उस समय तो नहीं मिलेगा जब लाइव क्लास चल रही है। डी वाला देख लेते हैं। शिक्षक किसी भी समय पाठ्य सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं जिसकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकता है। नहीं, ये भी गलत हो गया, शिक्षक किसी भी समय नहीं दे सकता है, ठीक है ना। तो आपका क्या कौन सा बचा था? ऑप्शन बी बचा था, शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय, यहां पे क्या लिखा है, अंडरलाइन करो वास्तविक समय को, वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम होते हैं। चैट देखता रहता है, टीचर देखता रहता है कि आपने क्या लिखा है, तो आपकी चैटिंग भी देखता है, पढ़ाता भी है, तो आपसे क्या उसका कम्युनिकेशन बड़ा तालमेल करता है, मिला रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांव के लोग, देखिए एक टीचर बता रही है, एक जो महिला टीचर हैं वो ये बता रही हैं कि राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं। जो वहां पे स्थानीय रूप से जो सामग्री है उससे अपना घर बनाते हैं। जैसे वहां के क्या मिलेगा, मिट्टी ज्यादा रहती है, मिट्टियों से अपना घर बना लेते हैं, खपरेल घर बना लेते हैं। देखिए खपरेल घर से फायदा है, क्या फायदा है कि राजस्थान में गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठीक है, गर्म मौसम रहता है, खपरेल घर होने से गर्मी ज्यादा अंदर नहीं आती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे का सारा राजस्थान खपरेल से बना हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे शहर हैं वहां पे। जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीद कर घर बनाते हैं, ठीक है। तो एक तरफ वो कह रही है कि राजस्थान के लोग ऐसे घर बनाते हैं, दूसरी तरफ कह रही है मुंबई के घर ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है, आपको बताना है इन चार में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए बेस्ट रहेगा जो शिक्षिका ने कहा है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन देख लीजिए इसका, ऑप्शन ए है अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ऑप्शन बी है विश्लेषण, ऑप्शन सी है तुलना करना और विश्लेषण, ऑप्शन डी है प्रयोग। तो आप ये समझ गए हैं कि जो महिला टीचर हैं आपकी ईवीएस की जो टीचर हैं वो आपको क्या बता रही हैं कि राजस्थान में ऐसे ही घर बनते हैं और मुंबई में ऐसे ही घर बनते हैं। तो चारों ऑप्शन में क्या है, तुलना कर रही है टीचर कि राजस्थान के ऐसे हैं और मुंबई के ऐसे हैं। तो यहाँ पे तुलना करना किसमें लिखा है, ऑप्शन सी सही है। तो तुलना करना और विश्लेषण, ऐसे ही आपको एग्जाम के दौरान क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं।
प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या की प्रकृति है, कैसा नेचर है ईवीएस का, उसकी पाठ्यचर्या की प्रकृति कैसी है। ऑप्शन ए है समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित। ऑप्शन बी है एकीकृत और अनुभावात्मक। ऑप्शन सी है प्रासंगिक, अनुशासनात्मक एवं पर्यावरणीय दृष्टि का अनुसरण करती है। ऑप्शन डी है एकल विषय, वैश्विक से लेकर स्थानीय समावेशी। तो आपका सही आंसर इसमें क्या होगा। कई विद्यार्थी इसमें क्या गलती करेंगे हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ा ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन सी सबसे बड़ा लग रहा है, कई उसमें शब्द हैं, यही लगाओ आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये गलत है। ये जो कह रहा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या की प्रकृति है, कैसी है, तो ऑप्शन ए इसका सही है, समावेशी है, प्रासंगिक है और थीम आधारित होती है। ठीक है ना। चलिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 पे देख लेते हैं। 21 क्या कह रहा है। एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। तो आपकी अगर टीचर हैं और उन्होंने आपको प्रोजेक्ट दिया है कि जो पानी बर्बाद कर रहे हैं उनके विभिन्न दैनिक गतिविधि आपको देखनी है, उनके व्यवहारों का पता लगाना है, ये आपको प्रोजेक्ट दे रखा है। देखिए कॉलेजों में ऐसे ही प्रोजेक्ट मिलते हैं आपको। ठीक है, अगर आप ईवीएस से मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही प्रोजेक्ट मिलते हैं, आपको धरातल पर जाना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आपको ये देखना है। आपने डायरी ले ली, पेन ले लिया, अब आप चले हैं देखने के लिए, विद्यार्थी जा रहे हैं कि पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियां देखेंगे, उनके व्यवहारों का भी वो पता लगाएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है जल से संबंधित वृत्तचित्र और फिल्में। तो आप जाएंगे और घर घर जाके उन्हें फिल्म दिखाएंगे कि पानी की बर्बादी ऐसे। तो आप कितने घरों में जा सकते हैं, 2 4 5 घरों में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये काट दीजिए, ये ऐसा तो नहीं होगा। बी है एक नाले, पानी की निकासी जहां होती है नाले का भ्रमण करेंगे। तो आप केवल नाले पे चलते रहेंगे, ये भी कोई मतलब नहीं है, इसे काट दीजिए। अगला है सी पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत। तो ये भी काट दीजिए कि टीचर ने कहा है तो केवल पड़ोस में जाके और लोगों से आप बातचीत ना करें, केवल पड़ोसियों से बातचीत कर लें। और चलिए डी वाला देख लेते हैं। प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान। आप ये कर सकते हैं कि आप उस परिवार में जाएंगे और उसमें उपयोग करने वाले पानी की मात्रा का अनुमान, मान लीजिए वो गलत पानी, ज्यादा पानी बहा रहे हैं तो उनके ज्यादा पानी बर्बाद कर रहे हैं, तो उन्हें उस अनुमान में कम पानी कैसे यूज करना है ये बता सकते हैं। आपका ऑप्शन डी सही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है। तो आपको देखना है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन इसमें देख लीजिए। ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन बी है बच्चों का पर्यावरण, ऑप्शन सी है भाषाई दक्षता, ऑप्शन डी है रोल प्ले, भूमिका निर्वाह। ठीक है, तो आपको सही आंसर इसका लगाना है। तो पर्यावरण शिक्षा का जो अभिन्न घटक होता है वो होता है बच्चों का पर्यावरण। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। ऑप्शन बी में जो लिखा है ना बच्चों का वातावरण, यहाँ पे हम पर्यावरण बोल गए हैं, चलिए यहाँ पे सही कर लीजिए, बच्चों का वातावरण, ये सही है आपका, ये अभिन्न घटक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 काफी बड़ा है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है ना, ये भी 2022 सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 में देख लीजिए। कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना है वो देख लीजिए। ऑप्शन ए है कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करना चाहिए। यहां पे समझाते हैं आपको। यहाँ पे ऑप्शन आपने पढ़ लिया, कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करना चाहिए। यहाँ समझ लीजिए, जैसे एक बरगद का वृक्ष है, ठीक है, या पीपल का वृक्ष, मान लीजिए पीपल का वृक्ष है,
पीपल का वृक्ष सभी बच्चे जानते हैं कि वो पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, और वहां पे किसी ने आपके दिमाग में गलतफहमी ये डाल दी कि पीपल के वृक्ष के नीचे दिन में या रात में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या रहते हैं, भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं। ठीक है, तो गलतफहमी आपके दिमाग में डाल दी। तो यहाँ पे यही तो कह रहा है, कहानियों की किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी है, कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूह के संबंध कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करनी चाहिए, यह भी सही है। ऑप्शन सी है, कहानियां मजेदार और मनोरंजक होनी चाहिए, चलिए ये देख लेते हैं। और ऑप्शन डी है इसका मतलब स्टेटमेंट डी कह रहा है, कहानियां ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करें, ये भी सही है। तो आपको इसमें बताना है कौन कौन सी इसमें सही है। तो आप इसमें देखिए, ऑप्शन सी इसमें जो कह रहा है, कहानियां मजेदार व मनोरंजक होनी चाहिए, तो पहले इसे काटो, आप काट दीजिए। अब ऑप्शन ए, गलतफहमियां रचना नहीं करनी चाहिए, ये सही है। और रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन डी, कहानियां ऐसी होनी चाहिए विद्यार्थियों की जुड़ाव महसूस करें, ये भी सही है। ठीक है, अब ये जरूरी तो नहीं है कि सारी की सारी ईवीएस से संबंधित अवधारणाएं जो हैं वो आपको मनोरंजक हों और मजेदार हों। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गलत है। तो आप देख लीजिए, ए बी सी डी ऑप्शन जो है वो देख लीजिए कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है ए, बी और सी, आपने क्या काटा है, सी काटा है, तो यहाँ पे सी वाला काटो। ऑप्शन बी में भी सी मिल रहा है, उसे काटो, और ऑप्शन डी में भी सी मिल रहा है, उसे काटो। क्या बचा है आपका, ऑप्शन सी बचा है, ए, बी और डी सही है। ठीक है, ऐसे ही तोड़ तोड़ के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, एक कक्षा के विद्यार्थियों को लैंगिक रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा। तो लैंगिक रूढ़िवादिता कह रहा है, सिखाने के लिए कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए है सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण। चलिए इसे देख लेते हैं, बाद पहले चारों पढ़ लो पहले आप, ठीक है ना, फिर इस पे चर्चा करेंगे, आंसर बताएंगे। ऑप्शन बी है, अखबार से लैंगिक सशक्तिकरण पर कहानियां। ऑप्शन सी है, सफल महिलाओं की कहानियां। ऑप्शन डी है, महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण। नीचे का कटा हुआ है, आप समझ लीजिए, महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण। तो पहली बात तो ये काट दो आप, ये तो गलत है। ऑप्शन सी गलत है, सफल महिलाओं की कहानियां। देखिए, आप कक्षा 5 के विद्यार्थियों को बता रहे हैं रूढ़ी, अब आप केवल महिलाओं के बारे में बताएंगे तो ठीक है ना, कक्षा 5 के विद्यार्थी तो सभी पढ़ रहे हैं उसमें। बी वाला जो है, अखबार के लैंगिक सशक्तिकरण पर कहानियां, तो ये भी काट दीजिए। बचा क्या, ऑप्शन ए, सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण। आप जानते हैं कि छोटे बालकों का विद्यालय क्या होता है, उनका पहला विद्यालय होता है उनका घर, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए सही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी हमने एक वीडियो बना रखी है, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। सीटेट पक्षियों से संबंधित वीडियो है, भव्या मैम ने उसमें पढ़ा रखा है, आप उसका वीडियो देखेंगे तब देखे होंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, पक्षियों की एक स्पीसीज मतलब प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसला बनाता है। इसमें जो नर पक्षी है वो सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है, मादा पक्षी उन सभी घोंसले को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों के इस स्पीसीज का नाम आपको बताना है। देख लीजिए, ये बहुत अच्छे अच्छे सुंदर घोंसले बनाता है नर पक्षी, ये इसका काम है, और कई घोंसले बनाता है जिनमें से मादा आती है और उस घोंसले में अपना अंडा देती है, जो घोंसला उसे बहुत अच्छा लगता है, और वो पक्षियों की स्पीसीज है। आपको बताना है कौन सी स्पीसीज है ये। ऑप्शन ए है कोयल, ऑप्शन बी है बीवर पक्षी जिसे बया पक्षी कहते हैं,
ऑप्शन सी है शक्करखोर, इसे शकरखोर लिखा है यहाँ पे, शक्करखोर होता है ये सनवर्ड जिसे कहा जाता है। ऑप्शन सी है शकरखोरा जिसे सनवर्ड कहते हैं, और ऑप्शन डी है बारबेट। ठीक है ना, तो आपको इसका सही आंसर बताए दे रहे हैं, ये बीवर पक्षी है जो सुंदर सुंदर, ऑप्शन क्या है आपका बी सही है इसमें। ये बीवर पक्षी है जिसे बया पक्षी कहते हैं। ये नर पक्षी जो होता है वो सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है, और मादा पक्षी जो उसमें क्या करती है, जो सबसे अच्छा घोंसला लगता है उसमें अपना अंडा देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशल में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है विवरणात्मक रिपोर्ट, ऑप्शन बी है अक्षरों में ग्रेड, ऑप्शन सी है क्रम निर्धारण मापनी, ऑप्शन डी है संख्याओं में ग्रेडिंग। तो इसका सही आंसर आप लोग लगा लीजिए और याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका आंसर याद कर लीजिए। ऑप्शन सी सही है इसका, क्रम निर्धारण मापनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है स्थान दिए हैं और सामान्य घर दिए हैं, इसमें स्थान ABCD में लिखे हैं और रोमन में इसमें लिखे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको मेल करना है कौन कौन से हैं इसमें। देखिए असम के आगे लिखा है हाउस बोट। हाउस बोट आपको हम बता दें, हाउस बोट श्रीनगर में, जो श्रीनगर की डल झील है उसमें हाउस बोटें चलती हैं। तो इसमें कहीं श्रीनगर लिखा है क्या? ABCD में नहीं लिखा है, तो पहला वाला तो आप काट दो पहले, यहाँ पे फर्स्ट वाला काट, यहाँ पे फर्स्ट वाला रोमन में लिखा है उसे काट दो। अब दूसरा देख लीजिए, पत्थर के बने फर्श, छतें, लकड़ी, पत्थर के बने घर जो है, फर्श और छतें कैसी हैं? लकड़ी की बनी हुई हैं। ठीक है ना, तो आपको ये बताना है ये किस राज्य में है। ठीक है, तो आपको हम बता दें ये लद्दाख में, ऑप्शन बी वाला सही है, एरो दे दीजिए। फिर यहाँ पे सी वाला मतलब रोमन में तीसरा वाला देख लीजिए, मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियों की बनी छतें। तो इसका क्या लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे इसमें डी में जाएंगे, राजस्थान में कटीली झाड़ियां होती हैं, डी में जाएंगे। चलिए फिर इसमें देख लेते हैं आपका पत्थर लकड़ी की बनी तिरछी छतें। तो तिरछी छतें अभी हम आपने तिकोनी छतों की बात की थी कहीं पे, तो कहाँ जाएंगे इसे? मनाली में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मनाली में जाएंगे, क्योंकि लद्दाख में तो आपकी ये हो गई छतें लकड़ी की बन गई हैं। ठीक है, तो आप इसका मिलान कर लो। अब ये असम वाला बचा है ना, असम वाले को आप किस में लगाएंगे? मजबूत बांस की बनी ढालू छतें। तो असम का लगा दीजिए 5वां। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसमें हम बताए दे रहे हैं, ऑप्शन ए ही सही है इसका, आप मिला लीजिए आराम से। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेंगे आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपसे मिलान कर लीजिए आराम से। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है जीवों में से एक संबंध जिसमें एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होती है कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में सीटेट के पूछा गया है। इसमें क्या कहा जाता है? एक को लाभ हो रहा है और दूसरे जीव को हानि हो रही है। ठीक है, तो आपको हम बता दें यहाँ पे, जैसे जू है, जू जब आपके बालों पे काटता, बालों में घुसा रहता है और वो काटता रहता है, तो वहां पे उसे तो फायदा हो रहा है, आपका खून पी रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, जोंक है जो पशुओं में लगी रहती है, जोंक जो होती है वो पशुओं को काटती है, खून चूसती है, उसे तो फायदा होता है लेकिन पशुओं को उससे नुकसान होता है। तो जू और जोंक क्या है? इन चारों में से वो बताना है आपको, वो जीव क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है सहोपकारिता, ऑप्शन बी है सहजीविता, ऑप्शन सी है प्रतियोगिता, ऑप्शन डी है परिजीविता। तो परजीवी जीव होते हैं ये, ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? इन 4-5 जो दिए हैं उनमें से कौन अन्य से भिन्न है? पहला है नदी, दूसरा पर्वत, तीसरा झील, चौथा तालाब, 5वां झरना। अब इसमें से देख लीजिए जो 4-5 में
पांचों में जो अन्य से भिन्न है, तो देखिए सभी जल के स्रोत हैं। नदी में जल होता है, झील में जल होता है, तालाब में जल होता है, झरना में जल होता है। पर्वत में जल नहीं है, तो पर्वत यहाँ पे ये स्थल है, तो पर्वत यहाँ पे लगा लीजिए। ये अन्य से भिन्न हो गया आपका, ठीक है ना। अगला वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी हमने इसका वीडियो डाल रखा है, पक्षियों वाले में से ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, सीटेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पक्षी की किस प्रकार की चोंच मांस को काटने और खाने में काम आती है? तो किस प्रकार की चोंच ऐसी होती है पक्षी की जो मांस को काटने और खाने में काम आती है? ऑप्शन में ए है हुक जैसी चोंच, ऑप्शन बी है त्रिकोणीय आकार की चोंच, ऑप्शन सी है लंबी पतली सुई जैसी चोंच, ऑप्शन डी है सीधी और पतली चोंच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हुक जैसी चोंच। देखिए बाज, चील, ठीक है ना, इन सब की चोंचें, गिद्ध, इन सब की चोंचें कैसी होती हैं? हुक जैसी होती हैं। ये मांस को काटते भी है और आसानी से खा भी लेते हैं, ठीक है ना। अगर ये किसी सांप को पकड़ लेना तो, या किसी जीव जंतु को पकड़ लें, तो उसे क्या करते हैं, एक बार चोंच मारेंगे वो उसे फाड़ देंगे वहां से। तो इनकी चोंच हुक जैसी होती है, बहुत अच्छी पकड़ होती है उसकी, और वो क्या करते हैं, खा लेते हैं। आज मैंने आपको ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन जो सीटेट में पूछे गए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और आगे भी ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद है, ये मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर करें। धन्यवाद।